हाँ जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हीप सॉर्ट और प्रायोरिटी क्यू। हीप सॉर्ट को समझने के लिए हमें स्टार्ट में किन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है वो है ट्रीज़ की स्पेशल टाइप्स। तो स्पेशल टाइप्स हमारे पास दो किस्म की हैं, एक है फुल बाइनरी ट्री और दूसरा है कंप्लीट बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? फुल बाइनरी ट्री वो ट्री हैं जिनमें जिनमें हर नोड जो है वो या तो लीफ नोड होगा, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, हर नोड या लीफ नोड है या उसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 होने से क्या मुराद है कि एक नोड दो नोड से कनेक्टेड है एट अ टाइम। जैसे ये वन नोड हमारे पास नजर आ रहा है, ये एक वक्त में दो नोडों से कनेक्टेड है। कौन से नोड? नोड नंबर 2 एंड नोड नंबर 16। क्योंकि इसके दो नोड से कनेक्टेड आ रहा है या दो इसके चाइल्ड हमारे पास बन रहे हैं, तो हमारे पास ये बाइनरी ट्री बन जाएगा, फुल बाइनरी ट्री। दो चाइल्ड उसके आ रहे हैं। अगर हम अपर साइड पे देखें तो हमारे पास अपर साइड पे भी एक कनेक्शन है, लेकिन हम इस वक्त इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज इसकी डिग्री हमारे पास 3 बन सकती थी। हमने कहा है उससे लोअर लेवल के ऊपर दो नोड्स कनेक्टेड होंगे। अब ये थी हमारे पास फुल बाइनरी ट्री। और कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होगा? कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है कि हमारे पास जो लीव्स होंगे वो एक ही लेवल के ऊपर होंगे। जैसे यहाँ था लेवल हमारे पास डिफरेंट थे, ये लीफ नोड एक लेवल अपर लेवल पे मौजूद थे और ये सबसे लोएस्ट लेवल के ऊपर मौजूद हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या है? नंबर 1, तमाम लीव्स एक ही नोड के ऊपर होंगे और इंटरनल नोड्स की डिग्री जो है वो 2 होगी। और डिग्री हम किस पे कर रहे हैं? चिल्ड्रंस के साथ है। कितने चिल्ड्रंस के साथ कनेक्टेड है? तो ये हर नोड के दो दो चिल्ड्रंस आ गए। अब कुछ डेफिनेशंस हम देख लें। डेफिनेशंस में अगर हम देखते हैं तो हमें 3 किस्म की डेफिनेशंस जहन में रखनी है। एक है हमारे पास हाइट ऑफ अ नोड, दूसरा लेवल ऑफ अ नोड और तीसरी चीज हाइट ऑफ अ ट्री। हाइट ऑफ अ नोड क्या है कि किसी भी नोड से लेके वहां किसी भी नोड से अगर हम स्टार्ट करें, लीफ तक जाते वक्त लॉन्गेस्ट पाथ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ एजेस आते हैं। अगर हम 2 को देखते हैं तो इसके दोनों साइड पे जो लीव्स आ रहे हैं उनका एज एक एक एज के साथ ये मौजूद हैं, यानी इसके ऊपर जो हाइट बनेगी वो क्या होगी? 1। 4 पे देखें तो यहाँ सबसे इस साइड पे डिस्टेंस जो आ रहा है 2 एज का आ रहा है 10 तक, और 14 तक जो है वो 3 एज, एज 1, एज 2 एंड एज 3, 3 एजेस का डिस्टेंस आ रहा है। तो हमने कहा था लॉन्गेस्ट सिंपलेस्ट पाथ, यानी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो पाथ आपके पास बनेगा लीव किसी भी लीव तक, हमने वो पिक करना है। तो नोड 4 की जो हाइट है वो आपके पास 3 होगी। ये होगी हमारे बात हाइट ऑफ अ नोड की। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास आ रही है, वो है लेवल ऑफ अ नोड। अब लेवल ऑफ अ नोड इसी के ऑपोजिट चलेगा। ऑपोजिट से क्या मुराद है? अभी हमने जब हाइट ऑफ अ नोड कहा था तो नोड से लेके लीफ तक जाना था। जब हम हाइट लेवल ऑफ अ नोड की बात करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं? उस रूट नोड से उस नोड तक के नंबर ऑफ एजेस कितने बन रहे हैं उनको काउंट करेंगे, दैट विल बी द लेवल। फॉर एग्जांपल इस 10 नोड को जो हम चेक कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से रूट तक जितने एजेस आ रहे हैं उन सबको काउंट कर लेना है। तो यहाँ कितने एजेस हैं? यहाँ 2 हैं। तो इसकी लेवल जो है हमारे पास 2 है। 8, लेवल ऑफ 8 को अगर हम चेक करें तो हमारे पास कितने आ रहे हैं? तो इस पॉइंट से रूट तक जितने नंबर ऑफ एजेस आते हैं पाथ में, तो 1 2 3, तो हाइट ऑफ 8 कितनी होगी हमारे पास? 3। तो दो डेफिनेशन होगी हमारे पास, हाइट ऑफ अ नोड एंड लेवल ऑफ अ नोड।
थर्ड डेफिनेशन हमारे पास है हाइट ऑफ अ ट्री। तो हाइट ऑफ अ ट्री जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास होगी हाइट ऑफ अ रूट नोड। कि रूट नोड को उसके सबसे लॉन्गेस्ट पाथ पे जो लीफ मौजूद है, हम उसके नंबर ऑफ एजेस काउंट कर लें, तो वो टोटल जो है हाइट ऑफ अ ट्री भी कहलाया जाएगा। जैसे अब ये रूट पे 4 नोड मौजूद है, तो इसका सबसे लॉन्गेस्ट पाथ जो मिल रहा है किसी भी लीफ तक, वो 14 या 8 तक पहुंच रहा है। और इंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं, ये है 3। जी आप सबको आवाज आ रही है? सर लेवल ऑफ 4 0 होगा। लेवल ऑफ 4, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेवल ऑफ 4 क्यों होगा? आपके पास यहाँ से रूट नोड तक कितने नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं? कोई भी एजेस नहीं आ रहा, तो आपके पास लेवल क्या हो जाएगा? 0। लेवल ऑफ 3 क्या होगा? इसी लेवल तरह ऑफ 3 हाइट क्या ऑफ होगा? होगा। जी, हाइट ऑफ अ रूट नोड जो है वो आपके पास कैसे कैलकुलेट होगा? हाइट ऑफ अ रूट के यहाँ से सबसे लॉन्गेस्ट लीफ तक या 14 बनता है या 8 बनता है, तो यहाँ तक जितने नंबर ऑफ एजेस आते हैं ये आपने काउंट कर लेना है। क्लियर है? यस सर। ठीक हो गया। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इन बाइनरी ट्रीज की। बाइनरी ट्री की हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कि सबसे पहले हमने देखना है कि किसी भी लेवल एल को हम चेक करें। लेवल फॉर एग्जांपल 2 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। लेवल ऑफ 2 के हमने फाइंड आउट करना है कि उधर कितने नोड्स हैं, ठीक है। हमारे पास नोड्स कितने हैं, तो हमारे पास डेफिनेशन हमें बताती है कि वहां पे जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो कितने होंगे, 2 पावर लेवल यानी एल। तो 2 पावर एल से यहाँ पे हाँ, लेवल कौन सा है, 2। 2 पावर 2 4। तो इस लेवल 2 के ऊपर नंबर ऑफ नोड्स कितने आएंगे, तो आपके पास 4, 2 पावर 2 4 हो गए। अब लेवल 3 पे पता है यहाँ पे आपको कितने नोड्स नजर आ रहे हैं, 2 नोड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन 2 पावर 3 कितने होंगे, 8। तो अगर आप चेक करें तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 तो ये मौजूद थे, 2 अरे के आगे मौजूद हैं, तो ये टोटल जो है आपके पास मैक्सिमम 8 नोड बन सकते हैं। इसी वजह से इसको कहा गया है एट मोस्ट, ठीक है। इससे कम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जितने हमारे पास आएंगे वो 2 पावर लेवल आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या देखना है कि अगर हम किसी हाइट के हिसाब से चेक करें, ये अभी हमने लेवल के हिसाब से चेक किया, अगर हाइट के हिसाब से चेक करें, हाइट हमारे पास d है अगर, तो हमारे पास कितने नोड्स होंगे, तो हमारे पास जो नोड्स की तादाद बताई जा रही है हाइट के हिसाब से, वो क्या है, 2 पावर हाइट जो हमने d लिखी है +1 -1 नोड्स। अब हाइट अगर हम देखें तो इस पॉइंट तक हाइट जो है वो डाउनवर्ड से ऊपर आ रही थी, तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम चेक कर रहे हैं हमारे पास हाइट कितनी है, हाइट 1 है, तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 + 1 2, 2 + 2 पावर 2 4, 4 - 1 कितने बने, 3। यानी कि हाइट 1 के ऊपर आपके पास कितने नोड्स आ जाएंगे, 3। फॉर एग्जांपल ये इतने पोर्शन को हम कह रहे हैं, इस हाइट तक आपके पास कितने नोड्स है, 3 नोड्स। हम हाइट की वैल्यू इंक्रीज करके देखते हैं, हाइट 3 पे लेके जाते हैं, तब कितने नोड्स होने चाहिए, 3 + 1 4, 4 - 2 पावर 4 क्या हुआ, 16 -1। अब आपके पास मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15। इनको आप सिंपली काउंट आउट करें, कितने हुए, ये आपके पास 1 3 4 5 6 7 8 9, बाकी जो भी मिसिंग है, क्योंकि हम अगेन एट मोस्ट की बात कर रहे हैं, 9।
10, 11, 12, 13, 14 एंड यहाँ पे लास्ट में 15। यहाँ तक आपके पास 9th, 10, 11, 12, 13, 14। तो हाइट 3 पे आपको कितने मैक्सिमम नोड मिल सकते हैं? 15। अवेलेबल इस वक्त कितने हैं? 9 आपके पास, लेकिन एट मोस्ट कितने हो सकते हैं हाइट ऑफ 3 तक? ये सारे आपके पास, ये आपके पास 15 है। फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या फार्मूला हो गया? 2 पावर हाइट प्लस 1, जब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो -1 नोट्स कर लें। इसी तरीके से आपके पास हम चेक करना चाहते हैं, अगर हम कहते हैं कि n नोड्स आपके पास अवेलेबल है तो हाइट क्या होगी? पहले हमारे पास क्या था? हाइट आपके पास मौजूद थी और नोड्स कैलकुलेट कर रहे थे। अब कह रहे हैं कि अगर n नोड्स हों तब हाइट कितनी होगी? इसी फार्मूले को हम राइट डाउन दोनों साइड पे लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू 2 पावर d प्लस 1 -1, दोनों साइड पे log बेस 2 ले लें तो log n इज इक्वल टू d प्लस 1 आ जाएगा। log 1 जो है वो आपके पास 0 हो जाता है, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। d की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास वैसे क्या एग्जैक्ट वैल्यू आएगी? log n, ये 1 जो है इस साइड का 1, ये दूसरी साइड पे आ जाएगा -1 आ गया। तो एक्चुअल वैल्यू आपके पास आ रही है log n -1, लेकिन हम उसको मिनिमाइज रखते हैं तो आपके पास एवरेज केस क्या आएगा? log ऑफ n, को दूसरा कांस्टेंट है, हम उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। आपके पास एक्चुअल वैल्यू एटलीस्ट क्या वैल्यू आ सकती है? एंड दैट इज log ऑफ n। तो ये 3 प्रॉपर्टीज भी हमें जहन में रखनी है कि अगर आपके पास लेवल मेंशन्ड है तो आप मालूम कर सकते हैं उस लेवल पे कितने नोड्स होंगे। हाइट मालूम है तो हम मालूम कर सकते हैं कितने एट मैक्सिमम नोड्स उस हाइट तक आ सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आपके पास नोड्स मौजूद हैं, एन नोड्स, तो हम उसके अगेंस्ट हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड हाइट हमारे पास क्या होगी? एन नोड्स के लिए log ऑफ n एटलीस्ट। जब भी हमने किसी ट्री की हाइट देखनी होगी तो हम हमेशा उसके फर्स्ट नोड पे देखेंगे। जब हमने हाइट देखनी है तो हम उस तक देख रहे हैं कि उसको फाइंड आउट, क्योंकि हाइट कैलकुलेट कैसे हो रही है? आप डाउनवर्ड से ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है? तब आपको सारे नोड्स लेने हैं उस नोड तक, हाइट तक पहुंचते वक्त, क्योंकि उसकी जितनी ब्रांचेस चल रही हैं वो सारी इस सर्कल के अंदर, इसलिए मैंने इसको सर्कल किया कि इस पूरे सर्कल के अंदर कितने नोड्स आ जाएंगे। अब क्लियर है? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये सेकंड वाली लाइन आपने जो इधर मेंशन की हुई है, इसके मुताबिक हमने जब हाइट देखनी है किसी ट्री की तो हम फर्स्ट नोड पे देखें। इसके मुताबिक सेकंड लाइन के मुताबिक हम क्या कह रहे हैं? हमें हाइट मालूम है, हाइट हम कहते हैं d है, हाइट मालूम हो गई। अब हम कहते हैं इस हाइट वाले ट्री के अंदर आपके पास मैक्सिमम कितने नोड्स आएंगे। अगर एक ट्री आपके पास बाइनरी ट्री मौजूद है, उसकी हाइट 4 है, तो उसमें उस पूरे ट्री में कितने नोड्स होंगे, ये यहाँ पे क्वेश्चन किया जाएगा। जब वो आपसे पूछा जाता है कितने नोड्स हैं, तब आपने इस फार्मूले को यूज कर लेना है। सर ये जो फर्स्ट वाली लाइन लिखी हुई है सर, इसको जरा एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दें। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट लाइन के मुताबिक क्या है कि अगर आपके पास एक लेंथ है, ठीक है, लेवल आपके पास गिवन है, उस लेवल पे जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं उनको हमने गिनना है कि एक लेवल पे कितने नोड्स हैं। एक लेवल पे कितने नोड्स हैं तो आपको क्या से फाइंड आउट होगा? आपने करना है 2 पावर लेवल, यानी एल अगर हम वेरिएबल यूज करें लेवल के लिए तो हमने उसको कहा है 2 पावर एल। इस लेवल 2 पे अगर आप चेक करें तो आपके पास 2 पावर 2 4, तो आपके पास 4 नोड्स जो हैं इस लेवल के ऊपर मौजूद हैं। आपको दूसरी लाइन में क्या कहा गया है?
डेप्थ आपके पास मौजूद, सॉरी हाइट मौजूद है d, आपने फाइंड आउट करना है इस पूरे ट्री में कितने नोड्स हैं। तो एक्चुअल आपने क्या करना है, इस नंबर ऑफ नोड्स इस लेवल पे चेक करना है, नंबर ऑफ नोड्स दूसरे लेवल पे चेक करना है, और इस लेवल पे चेक करना है, फिर नेक्स्ट लेवल पे चेक करना है, इन सबको अपने काउंट करना है। हर लेवल पे आपके पास 2 पावर l मौजूद है। लेवल को आप इंक्रीज कर रहे हैं 0 से d तक, जितनी आपके पास डेप्थ थी। तो आपके पास ये समेशन का फार्मूला आपको क्या प्रोवाइड कर देता है, आपके पास इक्वेशन जो भी वेरिएबल था, पावर जो भी डेप्थ आपके जहां तक आप मैक्सिमम जा रहे थे, d+1 -1, और क्योंकि ये 2 - 1 था, डिनोमिनेटर जो है आपके पास 1 वैल्यू आ गई। तो रिमेनिंग जो है ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स बन जाएंगे एट हाइट d वाले ट्री के अंदर। अब क्लियर है? यस सर। ठीक हो गया। अब आगे हम आए हीप के डाटा स्ट्रक्चर की तरफ, क्योंकि अभी हमने सिर्फ बाइनरी ट्री को देखा है कि बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अब हमने देखना है हमारे पास हीप का डाटा स्ट्रक्चर क्या है। अब डाटा स्ट्रक्चर के लिए हमें जो चीजें रखनी है वो क्या हैं, एक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी और दूसरी हीप की अपनी प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी क्या है कि तमाम लेवल्स फुल हैं आखिरी के अलावा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इस लेवल पे अपने नोड्स पूरे हैं, इधर वाले मिसिंग है कि आखिरी के अलावा, आखिरी लेवल के अलावा बाकी तमाम लेवल जो हैं वो फुल बाइनरी ट्री की तरह वर्क करेंगे। और जब लास्ट लेवल होगा वो जब फिल किया जाएगा तो वो लेफ्ट टू राइट फिल किया जाएगा। कि अगर नया नोड ऐड करना है तो अब ये दो फिल हो चुके हैं, फोर्थ के चिल्ड्रंस को ऐड करना है तो पहले लेफ्ट फिर उसके बाद राइट को फिल किया जाएगा। फिर अगले लेवल पे स्टार्ट होंगे तो 5 के चिल्ड्रंस में पहले लेफ्ट फिर राइट फिल किया जाएगा। ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी। अब हीप की अपनी एक प्रॉपर्टी, अब वो प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि फॉर एनी नोड एक्स पेरेंट की वैल्यू, यानी नोड के अंदर मौजूद वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी किससे, जो भी इस वक्त करंट नोड को आप देख रहे हैं, यानी पेरेंट की वैल्यू लार्जर होगी अपने चाइल्ड से। 8 जो है अगर इस नोड को देखें जो इस पॉइंट पे मौजूद है, इसकी वैल्यू लार्जर है अपने दोनों चिल्ड्रन से। 7 की जो है वो उस लार्जर होगा अपने दोनों चिल्ड्रन से। ये प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टीज या ऑर्डर प्रॉपर्टीज हमारे पास कहलाई जाती है हीप डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। क्लियर है ये दोनों बातें आपको? जी यस सर। सर ठीक हो गया। इस एग्जांपल में अगर हमारे पास 9 आ जाए तो सर वो हम कहाँ पे उसे रखेंगे? देखिए अभी अगर आप 9 ऐड करेंगे तो आपको उसकी पोजीशन एडजस्ट करना है। पोजीशन जो है वो इधर आनी चाहिए, क्योंकि चाइल्ड जो है उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए पेरेंट से, पेरेंट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। इनसाइड वो लोअर से होगा लेकिन उसने अपनी पोजीशन के ऊपर जाना है। अगले एग्जांपल्स के अगर अगली एग्जांपल्स में हम इसको देख रहे हैं इसी बात को। अब उसी तक जो आपने बात की थी एग्जाम्पल तक जाने के लिए हमें कुछ मजीद प्रॉपर्टीज को देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें शुरू हो रही हैं। कि हम एक अरे को हम हीप की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या ख्याल रखना पड़ेगा कि रूट जो है वो अरे का पहला एलिमेंट, रूट वाला जो है वो अरे का पहला एलिमेंट। लेफ्ट चाइल्ड जो है किसी भी इंडेक्स आई का, वो लेफ्ट चाइल्ड आपको कैसे मिल सकता है, उसको इंडेक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और अरे में से वैल्यू एक्सेस कर लें। तो लेफ्ट चाइल्ड ऑफ ए आई जो होगा उसकी इंडेक्स नंबर जो होगा वो 2i होगा, और राइट चाइल्ड जो होगा वो 2i+1, यानी 16 के चिल्ड्रंस जो हैं 1 का अगर आप 2 करें तो आपके पास वैल्यू 2, और उसके आगे राइट चाइल्ड आप करते हैं तो ये इंडेक्स 3
इंडेक्स 3 पे 10, और यही आप यहाँ पे देख रहे हैं 14 एंड 10, इंडेक्स 2 एंड 3। इंडेक्स 2 के चिल्ड्रन जो हैं, एक आपके पास 2, 2 इंटू 2 4, लेफ्ट चाइल्ड आपके पास 4 पे इंडेक्स पे आएगा, और राइट चाइल्ड आपके पास +1, 4 + 1 5 पे आएगा। इस तरह 3 का लेफ्ट चाइल्ड आपके पास 6 पे, 3 का जो है वो 6 पे लेफ्ट चाइल्ड, और राइट चाइल्ड इसका 6 + 1 7 के ऊपर, यहाँ पे इसके पास राइट चाइल्ड आ गया। ये हो गया हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड। हम इस पूरे ट्री को एक अरे में रख सकते हैं। पेरेंट को हासिल करना है तो ऑपोजिट करना पड़ेगा इसके, क्योंकि इधर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं चिल्ड्रंस को हासिल करने के लिए, तो पेरेंट को हासिल करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और हीप साइज, ये सारी हीप का साइज कितना होगा, जितना आपके पास अरे का साइज आएगा। तो ये दोनों भी आप पूरा कर सकते हैं इसमें। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा है इम्पोर्टेंट, वो आपको याद रखनी है, वो ये है कि हाफ एलिमेंट के बाद अगर 10 है हमारे पास, 10 नोड्स इस पूरी हीप में मौजूद हैं, तो 5 के बाद, हाफ के बाद आप देखें जितने भी चिल्ड्रंस हैं, जितने भी नोड्स आ रहे हैं, वो सारे लीफ नोड्स हैं। 10 एलिमेंट्स हैं टोटल, हाफ करते हैं तो 5, n/2 हमने किया। n/2 से आगे जितने भी वैल्यूज मौजूद हैं, इंडेक्स 6, 7, 8, 9, 10 या जितने भी आगे मूव कर रहे हैं, वो हमारे पास सारे के सारे लीफ नोड्स हैं, आर लीफ नोड्स। अभी जो हमने कहा था पेरेंट की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए चाइल्ड की वैल्यू से, इसको हम कहते हैं मैक्स हीप। ठीक है, पेरेंट की वैल्यू ग्रेटर है चाइल्ड की वैल्यू से, तो ये बनता है हीप को हम दूसरा नाम दे रहे हैं मैक्स हीप। इसका कुछ लोग ऑपोजिट भी कर देते हैं, फिर हम इसका नाम देते हैं मिन हीप। मिन हीप के केस में क्या होगा, पूरे ट्री के अंदर चाइल्ड की वैल्यू अपने पेरेंट से ग्रेटर होगी, वो हमारे पास टाइप क्या बन जाएगी, मिन हीप। हम ज्यादातर जो बात कर रहे होंगे वो सारी की सारी मैक्स हीप के हिसाब से होगी। अब इसमें क्वेश्चन आ गया, जैसे अभी क्वेश्चन आपने किया था कि अगर हम नया एलिमेंट ऐड करें तो वो हमने किस तरीके से ऐड करना है। तो जो बातें ज़हन में रखनी है कि क्या है कि आपने बॉटम पे ऐड करना है, और कैसे, लेफ्ट टू राइट। कि अगर नया नोड ऐड होगा तो वो इस पोजीशन पे ऐड होगा, फिर उससे अगला होगा इधर होगा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट एंड फिर नेक्स्ट। हम मूव कैसे कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं। और अगर हम रिमूव कर रहे हैं बॉटम लेवल पे, तब हम कैसे कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। कि सबसे पहले सबसे आखिरी रिमूव, फॉर एग्जांपल इनको नहीं हम कह रहे, इनमें से है सबसे पहले इसको रिमूव करना है, फिर इसको रिमूव करना है, फिर इधर पिछले लेवल पे फिर सबसे आखिरी से, देन इस तरीके से हमने मूव करना है। तो एडिंग डिलीटिंग में क्या हम कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं बॉटम लेवल पे एडिंग लेफ्ट टू राइट, और रिमूवल जो है वो राइट टू लेफ्ट। अब ऑपरेशंस इसके ऊपर हमने, या ऑपरेशन या फंक्शन जो हमने इस पे परफॉर्म करने हैं, वो हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले है मैक्स हीपिफाई। इसका मेन मकसद क्या है कि जो मेन प्रॉपर्टी है हीप की, और वो भी मैक्स हीप की, कि पेरेंट जो हैं उनकी वैल्यूज अपने चिल्ड्रन से ज्यादा होनी चाहिए। इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को रिस्टोर या मेंटेन करने के लिए जो फंक्शन यूज होगा वो है मैक्स हीपिफाई। दूसरा फंक्शन हमारे पास है बिल्ड मैक्स हीप। वो फंक्शन क्या हमें आवाज कहता है कि हमने मैक्स हीप को क्रिएट करना है फ्रॉम अनऑर्डर्ड अरे से। फ्रॉम अनऑर्डर्ड अरे से हमने परफॉर्म करना है
बिल्ड मैक्स हीप बनाना है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड फंक्शन मौजूद है वो है हीप सॉर्ट की। हीप बन गया है। हीप को हमने सॉर्टिंग के लिए यूज करना है। हीप सॉर्ट के लिए हमने इसे परफॉर्म करना है। और लास्ट में हमने जो देखनी है कि हीप सॉर्ट को हमने प्रायोरिटी क्यूज के साथ कैसे यूटिलाइज करना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि हमने हीप की प्रॉपर्टी को साबित कैसे रखना है, मेंटेन कैसे करना है। सपोज अ नोड इज स्मॉलर देन अ चाइल्ड, कि हम कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो गलत हो रही है। हमने कहा था प्रॉपर्टी क्या है, पेरेंट की वैल्यू ग्रेटर होगी चाइल्ड की वैल्यू से। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में देखें आपको ऑपोजिट नजर आ रहा है। चाइल्ड की वैल्यू 4, पेरेंट की वैल्यू 4 है, चिल्ड्रन की वैल्यू 14 एंड 17 है, यानी पेरेंट की वैल्यू ज्यादा है। प्रॉपर्टी जो है वो फॉल्स हो रही है। अब इस केस में हमने इसको ठीक कैसे करना है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें 3 स्टेप्स में मूव करना है। कैसे? हमने एक्सचेंज करना है किसको, इस पेरेंट को दोनों चिल्ड्रंस में से जो लार्जर हो। अगर लेफ्ट चाइल्ड लार्जर की वैल्यू है या राइट साइड में लार्जर वैल्यू है तो उसके साथ रिप्लेस कर देना है। हमारी एग्जांपल की केस में लेफ्ट साइड जो है वो लार्जर है, तो हमने उसके साथ उसको रिप्लेस कर दिया। या उसके बाद दोबारा क्या करना है, दोबारा प्रॉपर्टी को चेक करना है और इसको मूव डाउन करते जाना है पूरे ट्री में जब तक कि ये अपनी सही पोजीशन पे ना आ जाए। ठीक है, कब तक मूव करना है, जब तक अपनी सही पोजीशन पे ये नहीं आ जाता। एग्जाम्पल में देखें, इसमें लार्जर कौन सा है, लेफ्ट चाइल्ड, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 14 हो जाएगा। अब 4 जो है इसमें इसका राइट चाइल्ड ग्रेटर है, तो ये यहाँ 4 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखें आपके पास प्रॉपर्टीज जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। पेरेंट 14, उसके चिल्ड्रन 8 एंड 7, प्रॉपर्टी पूरी है। इस 8 है, इसके चिल्ड्रन 2 एंड 4, प्रॉपर्टी पूरी है। 7 के चिल्ड्रन 1, तो प्रॉपर्टी पूरी है। तो ये प्रोसीजर है हमारे पास हीपिफाई का कि हमने क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है, एडजस्ट करना है। अगर फॉल्स हो जाए तो किस तरीके से उसे एडजस्ट करना है। क्लियर है आप सब लोगों को? क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसी के अंदर, लार्जर एग्जांपल है। इसके पैरामीटर्स आपके पास क्या क्या हैं मैक्स ईपी5 में। जिस नोड को एडजस्ट करना है उसकी इंडेक्स नंबर और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने मौजूद हैं उसके n इंडेक्स नंबर। ये आपने इनपुट देना है और अरे कि कहाँ से किस पॉइंट तक से स्टार्ट करके किधर तक हम मैक्सिमम जा सकते हैं। तो ट्रू पे पोजीशन 4 है, हमने इसको हीपिफाई करना है। तो आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, 4 की वैल्यू अपने चिल्ड्रन में से हाईएस्ट कैलकुलेट होगी। तो वो कितनी है, 14 ज्यादा है, तो 14 अपर साइड पे मूव हो गया। 2 यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स नंबर 2 से 4 वैल्यू जो है वो मूव कर गई इंडेक्स नंबर 4 पे। यहाँ आपके पास वैल्यू 4 आ गई। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब ये 8 के साथ रिप्लेस हुई, इंडेक्स नंबर 9 पे वैल्यू आ गई। अब जो है अपनी हीप की प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिस्टोर हो गई और अब पूरा जो आपके पास हीप है पोजीशन इंडेक्स नंबर 2 से n तक जो है वो सारा का सारा रिस्टोर कर चुका है। अब इसको फंक्शन के हिसाब से देखें, अगर इसका सूडो कोड हम देखें तो इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। हमने वैल्यूज पिक की हैं इंडेक्स i के ऊपर
उसको हमने लेफ्ट और राइट का नाम दे दिया है। पैरामीटर वही है कि जहां से हमने स्टार्ट करना है, nth तक हमने उसे जाना है। अब इसमें सबसे पहले चेक किया कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं लास्ट एलिमेंट से आगे तो नहीं निकल गया, इस वजह से हमने ये लास्ट एलिमेंट ऐड किया था। और दूसरी शर्त जो हमने रखी है वो क्या है कि ये वाली पोजीशन जो ith पे मौजूद है और उसके लेफ्ट चाइल्ड, क्योंकि ये लेफ्ट चाइल्ड को ले रहा है, ये राइट चाइल्ड को ले रहा है, तो हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू मौजूद है, यानी कि यहाँ पे ग्रेटर है किससे, ai से, इस पॉइंट से ग्रेटर है, तब हमने क्या करना है, जो लेफ्ट इंडेक्स हमारे पास मौजूद है उसको हमने लार्जेस्ट करार दे देना है। अगर ये ऐसा ठीक नहीं होता तो वापस आई को ही हमने लार्जेस्ट करार दे देना है। तो ये कंपैरिजन किन के दरमियान में हुआ, पेरेंट और लेफ्ट चाइल्ड के दरमियान में। अब इनमें तो हमने सेलेक्ट करना है कि इंडेक्स आई लार्जर है या इंडेक्स जो हमारे पास लेफ्ट पे मौजूद है उस पे जो पड़ी हुई वैल्यू है वो लार्जर है। तो हमने जो लार्जेस्ट है उसको लार्जेस्ट में स्टोर कर लिया। नेक्स्ट अब हमने राइट चाइल्ड की तरफ देखना है। पहला काम वही कि राइट चाइल्ड जो है वो n से जो है लेस होना चाहिए, और दूसरी शर्त कि एथ रे के ऊपर राइट इंडेक्स के अंदर, राइट चाइल्ड इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू मौजूद है वो वैल्यू लार्जर होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, अब इन दोनों में से जो हाईएस्ट सेलेक्ट हुआ है उनसे। अब चाहे वो पेरेंट हाईएस्ट हुआ था तो पेरेंट से कंपैरिजन हो रहा है, और अगर लेफ्ट चाइल्ड सेलेक्ट हुआ था तो लेफ्ट चाइल्ड से सेलेक्ट हुआ, क्योंकि ये हमने लार्जेस्ट के नाम से रखा, इंडेक्स को रखा हुआ, इन दोनों के साथ कंपैरिजन हुआ। तो अगर ये शर्त पूरी है तो हम कहेंगे राइट जो है वो है लार्जेस्ट। अगर ये शर्त पूरी नहीं हो रही तो हम वापस उस ऊपर चले गए। अब हमारे पास ये दोनों कंडीशंस पूरी होगी, लार्जेस्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया कि इन तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा है। अब उसको हमने चेक करना है कि लार्जेस्ट क्या हमारे पास पेरेंट तो नहीं था, यानी कि आई तो नहीं हमारे पास है। अगर वो पेरेंट है तो हमने कुछ नहीं करना है। अगर वो क्या है, चाइल्ड है, दोनों लेफ्ट या राइट दो में से कोई एक चाइल्ड है, तब हमने क्या करना है, हमने एक्सचेंज कर देनी है उनकी वैल्यूज, ए आई को ए लार्जेस्ट के साथ एक्सचेंज कर देना है। एक्सचेंज करने के बाद दोबारा वही प्रॉब्लम आ सकता है कि अब जहां पे चाइल्ड एडजस्ट हुआ है वो आगे प्रॉपर्टीज जो है वो खराब कर सकता है। तो इसलिए दोबारा यही फंक्शन रिकर्सिवली कॉल कर लेना है जब तक के क्या हो जाए, ये लार्जेस्ट वैल्यू n तक इन कंडीशंस में फॉल्स नहीं हो जाता। यानी चिल्ड्रन जो है वो हमने जब तक आखिरी लीफ तक नहीं पहुंच जाता तब तक हमने ये मैक्स हिपिफाई करते चले जाना है, या प्रॉपर्टीज अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाए। जी, यहाँ कोई चीज ना समझ आई हो? क्लियर है? सर ये जो एग्जांपल दी हुई है सर, इसका अगर थोड़ा सा ड्राई रन हो जाता तो सर थोड़ी ये समझ आ ड्राई जाती। रन ये ड्राई रन हमारे पास मौजूद है, दोबारा हम देख लें। हमने कहा है इंडेक्स 2 को एडजस्ट करना है, हीपिफाई करना है टिल इंडेक्स 10 तक। यही आप देखें, ये आई टिल एन। तो यहाँ पे हम क्या भेज रहे हैं, आई की जगह पे 2 और एन की जगह पे 10। अब यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट आपके पास क्या सिलेक्ट होंगे, लेफ्ट एंड राइट पे आपके पास इंडेक्स कैलकुलेट हो रहे हैं 2 के हिसाब से कर रहे थे 4 एंड 5 इंडेक्स। एल के अंदर वैल्यू जो आपके पास आ रही है 4, आर के अंदर आपके पास वैल्यू आ रही है 5। इसके बाद आपने लेफ्ट को चेक करना है कि वो 10 से ज्यादा तो नहीं हो गया। तो 4 जो है वो अभी 10 से स्मॉलर है, ये प्रॉपर्टी भी करेक्ट है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ए लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए ए आई से। तो 14 क्या ग्रेटर देन है 4 से, तो ये ट्रू है। ट्रू है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट इंडेक्स जो है उसको हमने लार्जेस्ट नाम दे दिया। तो हमने लार्जेस्ट किसको नाम दे दिया, 4 को,
ठीक है, ये इंडेक्स नंबर 4 आपके पास है, इस पर लार्जेस्ट रख दिया। अब अगला हमने चेक किया राइट साइड पे, राइट 10 से ज्यादा तो नहीं हो गया, तो वो 5 है, 10 से कम ही है, ये बात भी ठीक हो गई है। दूसरी शर्त इसकी क्या है कि ए राइट साइड पे जो वैल्यू मौजूद है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए ए लार्जेस्ट से। लार्जेस्ट में 4 पड़ी हुई है, तो 7 जो है वो क्या ग्रेटर है 14 से? ऐसा नहीं है, ये फॉल्स हो गया, ये वाला पोर्शन फॉल्स हो गया। ठीक है, फॉल्स हो गया तो इसे बाहर आ गए। लार्जेस्ट पे क्या वैल्यू है 4 और आई पे क्या वैल्यू थी 2, ये 4 है और ये 2 है, दोनों बराबर नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, एक्सचेंज करना है ए आई और ए लार्जेस्ट को। ए आई और ए लार्जेस्ट को आपने एक्सचेंज कर देना है, तो ये एक्सचेंज होंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा और 14 जो है वो अपर साइड पे मूव हो गया। अब क्योंकि ये पोर्शन दोबारा खराब कर सकता है, तो ये काम दोबारा परफॉर्म करना है, रिकर्सिवली कॉल कर लेना है टिल तमाम की तमाम प्रॉपर्टी रिस्टोर हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया? सर ये जो आपने लास्ट वाला कहा है लेंथ नॉट इक्वल टू आई वाला, सर इसके जरा एक बार फिर बता दें। लार्जेस्ट नॉट इक्वल टू आई, जब हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था तो लार्जेस्ट इंडेक्स कौन सा आपके पास आ रहा था, किस इंडेक्स पे लार्जेस्ट वैल्यू है? वो है 4, क्योंकि 4 को आपने इसके साथ एक्सचेंज करना है। फिर फोर्थ आपके पास लार्जेस्ट है, 2 आपके पास आई है, ये 4 लार्जेस्ट है और 2 आई है। इन पे दोनों पे पड़ी हुई वैल्यू बराबर तो नहीं है, 14 और 4 बराबर नहीं है, ठीक है, और 2 और 4 भी बराबर नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ लार्जेस्ट नॉट इक्वल टू आई है, यानी इंडेक्स को कंपेयर कर रहे हैं। इधर इंडेक्स 4 है या इंडेक्स 2 है, दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो एक्सचेंज कर देना है उन पर पड़ी हुई वैल्यू, यानी कि 4 और 14 को एक्सचेंज कर देना है। 4 नीचे आ गया, 14 ऊपर चला गया। इस डायग्राम और इस डायग्राम को देखेंगे आप कि यहाँ 4 ऊपर है, 14 नीचे था, इन दोनों को एक्सचेंज किया, 14 ऊपर चला गया, 4 यहाँ पे आ गया। इसके बाद सेम प्रोसीजर दोबारा अप्लाई करना है, तो अगली दफ़ा लार्जेस्ट 9th इंडेक्स आया था, तो 4 और 9 पे जो इंडेक्स पे जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उनको एक्सचेंज किया, तो 4 जो है वो सबसे लास्ट में आ गया। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसीजर है इसका, किसका, हीपीफाई का। अब क्लियर है? यस सर। अब कुछ चीजें हम इसमें देखते हैं कि इसकी एनालिसिस के लिए, मैक्स हीपीफाई के लिए, तो हम क्या देख रहे हैं, रूट टू लीफ लॉन्गेस्ट पाथ आपके पास कितना हो सकता है, जितनी आपके पास हाइट हो जाएगी एच के बराबर, कि आप एक पे मूव कर रहे हैं तो रूट से लीफ तक जाते हुए कितना आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जितनी उसकी हाइट तो हो सकती है। हीपीफाई अगर हो सकता है 16 को आपने सबसे पहले चेक किया, तो ये डेप्थ तक सबसे ज्यादा खराब होते वक्त भी ये पूरे लीफ तक इसने जाना है। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ तब ये पूरा एक ट्री को एक पाथ ट्रेवर्स करेगा, और वो पाथ कितने के बराबर होगा, इसकी हाइट एच के तक। हर लेवल पे हर दफा इसके कितने कंपैरिजन हो रहे हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे कंपैरिजन है। 3 टू आपके पास लाइन 7 तक मोस्टली एक लेफ्ट साइड चाइल्ड से कंपैरिजन हो रहा है और एक राइट साइड के साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो मेन आपके पास प्रॉब्लम जो है जिनकी वजह से लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, वो इन दो कंपैरिजन की वजह से हो रही है। टोटल आप एच दफा मूव कर सकते हैं और हर एक के अंदर 2 दफा कंपैरिजन हो रहे हैं, तो आपके पास टोटल कितने आ सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल कंपैरिजन पूरा हीपीफाई को अप्लाई करते हुए, वो उसके 2 टाइम्स हो सकता है। तो 2 टाइम्स होने से मुराद क्या होगा, 2h। अब हमने कैलकुलेट करना है कि 2h है तो ये रनिंग टाइम कितना हो जाएगा, वो आपके पास 2 कांस्टेंट है, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ h जितना होगा।
एच हाइट पे हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं वो हमने अभी कैलकुलेट किया था कि एक हाइट पे नोड्स, हमने जब डेफिनेशंस देख रहे थे तो हाइट पे हमारे पास कितने n नोड्स हों, नोड के हिसाब से हम बात कर रहे हैं तो लॉग ऑफ n, h हाइट जो है वो किसके बराबर आ रही है, लॉग ऑफ n के बराबर। तो यही चीज हमने यहाँ पे रिप्लेस की है कि ये h को हमने रिप्लेस कर दिया लॉग ऑफ n के साथ। क्या हाइट के हिसाब से लिखने की जगह नंबर ऑफ नोड के हिसाब से लिखें तो हमारे पास इसका रनिंग टाइम जो होगा वो log ऑफ n के बराबर आएगा। तो ये हमारे पास मैक्स CP5 का log ऑफ n कैसे कैलकुलेट किया, एक दफा दोबारा बता रहा हूं ताकि आप दोबारा गौर से देखें। वर्स्ट केस में ये कितनी दफा ऑपरेट होगा, अगर वर्स्ट केस में हो सकता है कि आप रूट नोड ही जो था वो खराब हुआ था, उसने प्रॉपर्टी खराब की थी, तो ये एक दफा इधर से हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फिर आपके पास लास्ट में गया, तो ये कितनी दफा पूरे हाइट ऑफ अ ट्री तक इसने मूव किया, तो एच टाइम करेगा। हर लेवल पे 2 दफा कंपैरिजन कर रहे हैं और हर लेवल पे 2 दफा कर रहे हैं और एच टाइम ये ऑपरेट हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन हो जाएंगे 2h। अब 2 क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम इग्नोर करते हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, रनिंग टाइम इसका बिग O ऑफ h। अब h हाइट की फॉर्मेट में लिखने की जगह जब हम इसको नोड की फॉर्मेट में राइट डाउन करें तो हमने h के फार्मूले को कन्वर्ट किए, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही है, log ऑफ n, कि एक हाइट h वाले ट्री के अंदर कितने नंबर ऑफ नोड हो सकते हैं, वो log ऑफ n हो सकते हैं, तो हमने उसको log ऑफ n की फॉर्मेट में लिख दिया। तो हमारे पास log ऑफ n की फॉर्मेट में मैक्सिमम EP5 ऑपरेट करेगा, इसका रनिंग टाइम क्या हो गया, log ऑफ n। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, अगला इसके अंदर पहला हो गया मैक्स EP5, दूसरी काम जो है, फंक्शन जो हमारे पास है वो हीप को क्रिएट करना है फ्रॉम द अनसॉर्टेड अरे। ग्राउंड पे यहाँ पे आप देखें एक अरे आपके पास मौजूद है जो कि एक अनसॉर्टेड अरे है, अनसॉर्टेड अरे आपके सामने है, इसके ऊपर हमने हीप मैक्सिमम हीप क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने इस प्रॉपर्टी को कि हाफ से ज्यादा जितने भी हैं वो सारे लीव्स हैं, 10 टोटल हैं, तो नेक्स्ट जितने हैं वो लीफ हैं, तो हाफ से स्टार्ट करना है, हाफ डाउन टू 1, यानी रिवर्स लूप हमारे पास चल रही है। और रिवर्स में हम क्या कर रहे हैं, हाफ से स्टार्ट करके हर दफा मैक्स CP5 कॉल करना है और रिवर्स में मूव करना है, यानी सबसे पहले इंडेक्स नंबर 5 पे, फिर इंडेक्स नंबर 4 पे, फिर 3, 2 एंड देन 1। तो हर दफा हाफ से स्टार्ट करके हम बैकवर्ड चलते गए हैं और मैक्स CP5 को कॉल किया है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स के अंदर आपके पास मैक्सिमम हीप जो है वो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये हर स्टेप के अंदर याद रहना चाहिए, एक हीपीफाई के अंदर रिकर्सिव कॉल्स भी मौजूद हैं, जो भी हमने पीछे देखा कि एक दफा जब हम ये मैक्स हीपीफाई कॉल कर रहे हैं तो उसके अंदर भी मैक्स हीपीफाई दोबारा भी कॉल हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं दोबारा इसी को, कि ये हाफ से हमने स्टार्ट किया, हाफ टोटल 10 एलिमेंट थे, 5 से हमने स्टार्ट किया, तो हमारे पास वैल्यू आई 16 ये इंडेक्स 5 के ऊपर। इसके ऊपर हीपीफाई कॉल करेंगे तो ये अपने चाइल्ड से लार्जर है, चेंज कुछ भी नहीं हुआ। इसे पिछले वाले पे चेक करें, 2 जो है वो ठीक पोजीशन पे नहीं है क्योंकि उसके चिल्ड्रंस जो हैं उससे लार्जर हैं, तो उनको एडजस्ट करना है। उनको एडजस्ट करते वक्त अब इन दोनों में से लार्जेस्ट जो है वो वैल्यू अप मूव होगी, तो अब देखें 2 नीचे आ गया, 14 ऊपर आ गया, तो ये इंडेक्स आपके पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद पहले ये इंडेक्स कंप्लीट हुआ, 5 हुआ, अब 4 हुआ, नेक्स्ट बारी जो है वो थर्ड इंडेक्स की है, यानी कि अब इसकी बारी आपके पास शुरू हो रही है। ये भी अपने चिल्ड्रन से स्मॉलर वैल्यू पे है, तो इन दोनों में से जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 10 है, तो नेक्स्ट पे 10 जो है वो मूव हो गया, 3 नीचे चला गया।
3 के बाद अब आपके पास जो मूव होना है वो है 2, इंडेक्स नंबर 2, उसके ऊपर मैक्स ईपी5 कॉल होना है। अब ये 1 जो है, अगर हम इसको देखें तो ये अपने चिल्ड्रंस में से स्मॉलर है, तो इनमें से जो हायर वैल्यू है वो 16 ऊपर आ जाएगी, 1 यहाँ पे आएगा। रिकर्सिवली दोबारा कॉल होगा क्योंकि 7 जो होगा वो 1 से लार्जर होगा, तो दोबारा एक दफा फिर कॉल होगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 जो है वो यहाँ पे आ गया, 7 इस पोजीशन पे आ गया, और 16 यहाँ से इंडेक्स नंबर 2 पे आ गया। तो ये इंडेक्स नंबर 2 हो गया। और लास्ट लूप की आखिरी कॉल जो होगी वो आपके पास इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर आएगी। इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, 4 वैल्यू, ये अपने चिल्ड्रन से ये भी स्मॉलर था, तो आपके पास इधर जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 16 ऊपर मूव होगी, 4 यहाँ पे आएगा, 4 से फिर 14 ऊपर चला जाएगा, 4 यहाँ पे आएगा, फिर 8 यहाँ मूव करेगा, और ये 9th पोजीशन पे। ये रिकर्सिव कॉल्स बार बार अकर कर रही हैं, फिर जाके 4 जो है अपनी पोजीशन पे मूव किया, और 4 अब यहाँ पे आया, 16 जो है हमारे पास ड्रॉप हुआ। तो ये पूरा स्टेप्स हमारे पास चल रहे हैं हीपीफाई, मैक्सिमम हीपीफाई या बिल्ड करने के लिए। ये मैक्सिमम बिल्ड मैक्स हीप फंक्शन को कॉल करते वक्त हमारे पास अकर करेंगे। 3 स्टेप्स हैं, लेकिन एक जो मैक्स हीपीफाई कॉल हो रहा है उस वो रिकर्सिव कॉल कर सकता है अगर रिप्लेस होने के ऊपर, एक्सचेंज होने के ऊपर भी प्रॉपर्टी ठीक नहीं रहती, तो वो रिकर्सिवली कॉल करता रहता है जब तक के सारे नोड्स ठीक ना हो जाए। अब इसकी रनिंग टाइम अगर हमने कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखनी है मैक्स हीपीफाई, क्योंकि ये बार बार कॉल हो रहा है। इसका पीछे हमने कैलकुलेट किया कि ये हमारे पास रनिंग टाइम इसका कितना आ रहा है, वो है log ऑफ n के बराबर। अब ये कितनी दफ़ा कॉल हो रहा है, ये कॉल हो रहा है n/2 टाइम्स, हाफ टाइम, यानी n टोटल था तो हाफ टाइम हो रहा है। अब ये भी कांस्टेंट है, डिवीजन कांस्टेंट के साथ हो रही है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। तो आपके पास कांस्टेंट को इग्नोर किया तो आपके पास ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n टाइम्स। ये इक्वेशन जो है वो ऑर्डर ऑफ 1 यानी कांस्टेंट टाइम के अंदर कंप्लीट हो सकती है। तो आपका जो है पूरा ऑपरेशन वो इन दो के ऊपर, आउटर लूप n टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, उस लूप के अंदर हर दफा log n कैलकुलेट हो रहे हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, n log ऑफ n टाइम मैक्स हीप जो है वो अकर कर गई। तो हमारे पास इसका टाइम क्या कैलकुलेट हुआ, n log ऑफ n। लेकिन एक चीज जो जहन में रखने वाली है कि ये रनिंग टाइम जो है ये हमारे पास हाँ कैलकुलेट होने का टाइट बाउंड नहीं है। ठीक है, टाइट बाउंड क्या है कि एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए, उसे कम नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे केस में हमने देखा है कि हर दफा सारे जो हैं लीफ तक मूव नहीं करते, कुछ नोड मूव करते हैं, सारे रोड मूव नहीं करते। तो अगर तो हमने फास्ट कैलकुलेट करना है तब हमारे पास आंसर है n log ऑफ n। लेकिन हमने अगर एग्जैक्ट फाइंड आउट, टाइट बाउंड फाइंड आउट करना है, तब हमें थोड़ा सा मजीद डिटेल में देखना पड़ेगा। मजीद डिटेल में देखने के लिए कि कितना हम इसका बाउंड जो है वो टाइट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कॉस्ट देखनी है हीपीफाई की एट सम नोड i। तो वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके बराबर, हाइट के नोड के साथ। कैसे बराबर है कि हर स्टेप के ऊपर जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं एक लेवल के ऊपर, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उस हाइट के ऊपर, और वो कितने हैं, h टोटल हाइट माइनस i, कि जिस हमने स्टेप पे पोजीशन पे मौजूद है उसको टोटल में से -1। फॉर एग्जांपल यहाँ पहले हम देखते हैं हाइट नंबर 3 है, ठीक है, 3 पे मौजूद है, तो लेवल आपके पास i की वैल्यू 0 है, तो आपके पास टोटल 3 माइनस 0, टोटल 3 रह गया। नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, वो आपके पास एक ni पे कितने नोड्स बन रहे हैं, 2 पावर i, 2 पावर 0, तो 2 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय एक लेवल पे इनटू 3 माइनस 0 यानी 3, यानी टोटल 3 आपके पास आ रहे हैं। इस
नेक्स्ट लेवल के ऊपर नोड जो है, नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज हो रहे हैं, हाइट की जो वैल्यू होगी एच आई की वैल्यू वो डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ आई। इसको हम ये देखते जाएं, ये दोनों जो हैं आपके पास प्रोपोर्शनली चीज ठीक हो रहे हैं कि ये आपके पास देखें डिक्रीज हो रहे हैं और इस साइड पे आपके पास प्रोपोर्शनली इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। और टोटल टाइम जो आपके पास आ रहा है वो इन हर स्टेप पे काउंट करने के बाद, इनका प्रोडक्ट काउंट करने के बाद क्या हम कर रहे हैं, इनका सम हर स्टेप पे हाइट और नोड्स को प्रोडक्ट ले रहे हैं, फिर उसके बाद उनका सम ले रहे हैं। ये सारों को हमने कैलकुलेट करना है कितना टाइम लग रहा है इसको कंप्लीट करते वक्त, तो इन सारों का हर कितना टाइम है उस पर आपने सम ले लिया। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, इस सम का रिजल्ट आपके पास जो आता है वो आता है ऑर्डर ऑफ एन तक। पहले हमने कैलकुलेट किया, हमने रफ कैलकुलेट किया फास्ट फास्ट, हमारे पास टाइम है एन लॉग ऑफ एन। लेकिन बहुत डिटेल में देखते हैं तो आपके पास टाइम कितना आ रहा है, ऑर्डर ऑफ एन। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी मेन वजह ये है जो हमारे पास ये डायग्राम में हम देख रहे हैं, हर नोड लीफ तक हाइट जितना डिक्रीज नहीं हो रहा, कुछ सिर्फ एक ही दफा ऑपरेट हो रहे हैं, कुछ जो हैं वो बिल्कुल उसमें कोई एक्सचेंज परफॉर्म ही नहीं हो रहा। अब क्योंकि कुछ में ऑपरेट हो रहा है कुछ में ऑपरेट नहीं हो रहा, तो हर दफा हम ये प्रॉपर एंड टाइम्स जो हैं लीफ तक मूव नहीं कर रहे। मैक्स CP5 जो है, मैक्स CP5 लॉग एन पूरा नहीं कर रहा है, ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये वैल्यू डिक्रीज होते हुए इतनी श्रिंक कर जाती है कि आपके पास ओनली वैल्यू जो रह जाती है वो है ऑर्डर ऑफ एन। डिटेल में हम देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। प्रोडक्ट आपके पास क्या है कि हर लेवल के ऊपर जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं हाइट, जितनी नंबर ऑफ उसकी हाइट है। अब ये हर लेवल पे कर रहे हैं तो लेवल 0 से लेके हमारे पास लेवल H तक हम मूव कर रहे हैं। Ni किसके बराबर है, एक ith नोड के ऊपर कितने हमारे पास नोड जनरेट हो सकते हैं, वो हैं 2 पावर i। और हाइट पे हमारे पास कितनी है, टोटल हाइट माइनस लेवल hi-1। इनको हमने एक्सपेंड किस तरीके से किया है कि दोनों साइड पे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया है 2 पावर h के साथ एक सीरीज का फार्मूला निकालने के लिए। तो हमारे पास ये वैल्यू 2 पावर h डिवाइडेड बाय, क्योंकि खुद भी 2 पावर i डिनोमिनेटर में ले गए हैं तो माइनस i हो गया डिनोमिनेटर में लेके जाने की वजह से, और मल्टीप्लाई भी किया हुआ है 2 पावर h से, तो ये 2h-1 हो गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही तरह का फार्मूला बन रहा है। 2 पावर h उसको हमने बाहर निकाला हुआ है, ये कॉमन है हमारे पास, कॉमन बाहर आया 2 पावर h। अंदर वैल्यू अब i की जगह हम i को रिप्लेस कर रहे हैं k के साथ, तो h k क्या है एक्चुअली h-i। तो आपके पास क्या हो गया, ऊपर वैल्यू k डिवाइडेड बाय 2k। ये हमारे पास एक नॉन सीरीज जो है मौजूद है जिसके फार्मूले हमें मालूम हो सकते हैं। इस फार्मूले में हमारे पास कुछ वैल्यूज इनफाइनाइट सीरीज और फाइनाइट सीरीज के लिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम h कितना एक हो सकता है, कितनी डेप्थ तक या हाइट तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं हम बहुत लार्ज वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो हमने इक्वालिटी को इनइक्वालिटीज के अंदर रिप्लेस किया और h को इनफाइनाइट तक ले गए। ये इनफाइनाइट की जगह इनफाइनाइट लाएं तो हमारे पास ये साइड जो है वो लार्जर हो जाएगी। अब हम इसका फार्मूला अप्लाई आउट करते हैं तो ये फार्मूला, इसका फार्मूला जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 तक जाके बनता है, एक यानी कांस्टेंट तक आ रहा है कि पहली वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 2 पावर 0 प्लस अगली वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2, उससे अगली वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय 4, उससे अगली वैल्यू क्या होगी 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 8,
प्लस डॉट डॉट ये मुसलसल इनफाइनाइट तक सम लेना है, तो ये वाली जो सीरीज बनती है, इस सीरीज का सम जो है वो हमें मालूम होता है 2 तक आता है। अब 2 कांस्टेंट है, अगर 2 की जगह कोई और होता या बेस हमारे पास 2 ना होती, कोई और बेस होती, तो हमारे पास उस बेस तक इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती। तो कांस्टेंट को हम रनिंग टाइम्स के अंदर इग्नोर ही किया करते हैं, तो रिमेनिंग क्या हुई, वो हमारे पास दोबारा n हो गई। इसको याद रखने के लिए दोबारा मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। वो आसान तरीका कार यही है कि ये एक्चुअली जो श्रिंक्स हो रही हैं, ये हमारे पास ये लॉग ऑफ n वैल्यू है, क्योंकि मैक्स हीपी5 है। मैक्स हीपी5 अगर हर दफा हाइट जितना मूव करेगा तो लॉग ऑफ n चलना है उसने। अगर वो हाइट जितना नहीं चल रहा, एक आध दफा आपने इस एग्जांपल में देखा है, एक या 2 दफा मुश्किल से ये एग्जीक्यूट हुआ है लीफ नोड तक, अदरवाइज इसने सिर्फ एक एक्सचेंज मुश्किल से परफॉर्म की है। अब क्योंकि ये वैल्यूज डिक्रीज होती चली जा रही है, अब जितनी ये डिक्रीज होंगी वैल्यूज, तो ये वैल्यू एक कांस्टेंट की तरफ जो हमने कैलकुलेट की है बाद में कि वो कांस्टेंट 2 तक आ रही है, तो ये वैल्यू बहुत स्मॉल हो गई, तो एक कांस्टेंट के साथ n मल्टीप्लाई हो तो इसको हम ये कह रहे हैं ये 2n के बराबर है। लॉग ऑफ n के बराबर नहीं आ रहा, ये एग्जैक्टली 2n के बराबर आ रहा है। ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो रिमेनिंग आपके पास क्या आ गया n, तो आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ n तक कैलकुलेट हो रही है। सर ये जो फार्मूला है N1H1 ये प्री डिफाइंड फार्मूला है सर? दोबारा बोलिएगा। ये जो फार्मूला है, ये सीरीज के फार्मूलाज हैं, जैसे अर्थमेटिक सीरीज है, पावर सीरीज है, ये एक सीरीज है जिसमें जो न्यूमरेटर जो है वो अर्थमेटिक सीरीज की तरह जा रहा है, डिनोमिनेटर जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज की तरह जा रहा है। ठीक है, तो न्यूमरेटर अपना सीरीज में इंक्रीज कर रहा है, अब देखें फर्स्ट 0 फिर 1 फिर 2 प्लस 3, इस तरह न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है। डिनोमिनेटर में सबसे पहले 1, दूसरी दफा 2, उसे आगे 4, उसे आगे 8, इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो ये आपके पास डिफाइंड सीरीज में से एक सीरीज का फार्मूला है। उसका अगर आप फार्मूला देखेंगे तो रिजल्ट आता है आपके पास जितनी ये डिनोमिनेटर में बेस मौजूद है, 2 पावर के था तो 2 तक आपका आंसर आ जाता है। अगर ये 3 पावर के होता तो ये आंसर 3 तक आपके पास आ जाता है। बी हम कह लें तो बी तक आपका इसका आंसर आ जाता। तो आपके पास रिजल्ट, क्योंकि ये कांस्टेंट है। जी दोबारा पूछे। वो ये है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि हर दफा लॉग ऑफ एन यानी हाइट जितनी एग्जीक्यूशन नहीं परफॉर्म हो रही, यहाँ पे एग्जीक्यूशन कितनी दफा परफॉर्म होगी, इस एग्जांपल में भी आपने देखा 1 या 2 दफा हाइट जितना या ट्री की हाइट जितना जो नोड जो है वो मूव डाउन करता है, अदरवाइज 1 या 2 एक्सचेंज के अंदर ही काम कंप्लीट हो जाता है, प्रॉपर्टी जो है वो एडजस्ट कर जाती है। लेकिन यहाँ हमने उसको n टाइम पूरा log ऑफ n के साथ मल्टीप्लाई किया था। इसको हमने टाइट बाउंड चेक करने के लिए हमने देखा कि ये कितना डिक्रीज हो सकता है, तो हमने ये चेक किया ये एक कांस्टेंट के बराबर आ सकता है। कांस्टेंट हमने कैसे किया, हमने पहले इस इक्वेशन को एक्सपेंड किया है ताकि हम एक सीरीज के फार्मूला के अंदर राइट डाउन कर सकें। जब एक फार्मूला में आ गया है तो आपके सामने एक उस फार्मूले को आपने डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे उसकी समेशन के फार्मूले के साथ, सीरीज के फार्मूले को, तो उसके समीशन फार्मूला जो आता है उसके साथ आपने उसको रिप्लेस कर देना है। अब आपने ढूंढनी है डिफरेंट, बहुत सारी लातादाद जो हैं मुख्तलिफ सीरीज मौजूद होती हैं, तो ये किस सीरीज के फार्मूले के तहत है। आप उस फार्मूले को देखा, उस फार्मूले का आंसर आपने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। मेक श्योर आपने यही किया कि ये आपने बहुत लार्जर वैल्यू ऑफ n तक जाना है। यहाँ इस केस में लार्जर वैल्यू तो h तक जा रहे हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ इन इक्वालिटी की इक्वेशन राइट डाउन की। ये अगर आपने देखना है तो किसी भी अब मैथमेटिक्स की आप बुक उठाएंगे तो उसके अंदर काउंटिंग का एक चैप्टर मौजूद होता है जिसमें मुख्तलिफ सीरीज अर्थमेटिक से नॉर्मली शुरू करते हैं, ज्योमेट्रिक करते हैं,
इस तरह हार्मोनिक सीरीज होती हैं और बहुत सारी इस तरह सीरीज अवेलेबल हैं। उन सीरीज से हम उनके फार्मूलाज ड्राइव करते हैं कि हर दफ़ा हमें ड्राइव ना करना पड़े, हम डायरेक्ट उस फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए सम की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। क्योंकि अब हमारा जो केस है इसमें हम सारा एक्सपेंड करके हर एक को नहीं चेक कर सकते, तो आपको फार्मूलाज यूज़ करने हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि वो देख लें। ये बुक की एंड के ऊपर भी अगर आप देखेंगे अपेंडिक्स ए या अपेंडिक्स बी मौजूद है, उसके अंदर भी काफ़ी सारी अर्थमेटिक सीरीज की एक्सपेंशन जो है वो मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो